Hello, students. I am your English teacher, Mrs. Reema Uja. You all know about me. Now, we are going to start your first flight's third chapter, Two Stories About Flying. Now, Two Stories About Flying is a chapter which has two parts. Two Stories About Flying is a chapter. It contains two parts. First one is his first flight, and the next one is the black aeroplane. This chapter is written by Liam O'Flaherty. Now, in the previous video, we have already done this chapter, both these parts, but that was the brief explanation of the chapters, and now we are going to start the Hindi explanation as well as the detailed explanation of this chapters. Okay, it will be easier for you to understand the chapter, and you will be able to answer any of the MCQs or any internal questions also. Okay, and in the same video we will try to find some questions of this NCERT book. Let's begin with the chapter Two Stories About Flying. His first flight. First part is his first flight. His first flight, written by Liam O'Flaherty, is a story of a young seagull who is afraid of flying. A family of seagulls lived in a ledge. His first flight एक ऐसी स्टोरी है जो एक यंग सीगल की है. सीगल मीन्स एक ऐसा समुद्री पक्षी जो कि समुद्र के आसपास ही रहता है, एंड द लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड द सी. यंग सीगल है, दैट मीन्स ही इज़ अनट्रेन्ड, ही इज़ नॉट एबल टू फ्लाई, हु इज़ अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग. दैट मीन्स कि वो पक्षी जो है, वो जो बर्ड है एक्चुअली, ही कैन नॉट फ्लाई एंड ही इज़ हैविंग फियर ऑफ इट. अ फैमिली, उसकी फैमिली जो सीगल की फैमिली थी, लिव्ड ऑन अ लेज. वहीं आसपास एक छोटे से जो समुद्री किनारा था उस पर ही रहती थी. मतलब कुछ माउंटेन एरियाज़ जो रॉकी एरियाज़ थे वहाँ उनका घोंसला बना हुआ था. अ यंग सीगल इज़ लेफ्ट अलोन एज ही इज़ अफ्रेड टू फ्लाई. यंग सीगल जो था उसे उसकी माँ, उसके फादर और उसके बाकी दोनों जो भाई बहन थे वो सभी उसे छोड़कर चले जा चुके थे, जस्ट बिकॉज कि उसे उड़ने से डर लगता था. और कोई भी बर्ड बिना उड़े रह नहीं सकती, क्योंकि जब भी दे हैव टू ट्रैवल और दे हैव टू माइग्रेट समवेयर, तो दे हैव टू फ्लाई फॉर इट. बट क्योंकि समुद्र को पार करने के लिए, जो सी को क्रॉस करने के लिए, द यंग सीगल हैड टू फ्लाई. बट यहाँ पर शो किया जा रहा है इस स्टोरी में कि जो यंग सीगल है वो फ्लाई नहीं कर पा रहा है, एंड ही इज़ अफ्रेड ऑफ इट ऑल्सो. उसे ऐसा लगता है इज़ वन अमंग द स्लो लर्नर्स. एक्चुअली जो यंग सीगल था उसकी मदर उसे ट्रेन करने की पूरी कोशिश करती है, बट स्टिल ही डज़ नॉट वांट टू ओवरकम दैट फियर. वो उस डर को अपने अंदर से निकाल पाने में कैपेबल नहीं है एक्चुअली, या तो कह सकते हैं कि वो उस डर से ओवरकम नहीं कर पा रहा. वो चाहते हुए भी उस चीज़ को अपने अंदर से नहीं हटा पा रहा. ऑल दैट दिस यंग सीगल नीडेड अ मोटिवेशन. अब कहा जा रहा है, द राइटर इज सेइंग कि उस सीगल के लिए सिर्फ एक ही चीज़ की जा सकती है, दैट इज़ टू मोटिवेट दैट सीगल. उसे सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा प्रोत्साहित करेंगे किसी चीज़ को लेकर. जस्ट लाइक कि यू ऑल ऑल्सो, आपको जब किसी भी चीज़ के लिए कहा जाता है, कोई भी काम करने को कहा जाता है, बट स्टिल यू डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन दैट वर्क और एनीथिंग, तो आपको क्या किया जाता है, आपको बढ़ावा दिया जाता है कि आप ऐसा करोगे तो आपके साथ ये होगा. तो इस टाइप से कुछ भी, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि एक नॉर्मल लैंग्वेज में आप उसको कहो तो
वो आपके लिए एक मोटिवेशनल फैक्टर होता है। अगर आपको कुछ भी ऐसा करेंगे आप, तो आपको उससे कुछ सीखने को मिलेगा, लाइक दिस टाइप ऑफ। तो यहाँ पर यंग सीगल नीडेड अ मोटिवेशन। राइटर इज सेइंग कि उसे अगर मोटिवेट किया जाए, उसे और बढ़ावा दिया जाए, उसे अच्छा और सिखाया जाए, और उसे ये भी कहा जाए कि ऐसा इसको अगर आप ओवरकम कर लेते हो तो आपको क्या होगा, उसकी बेनिफिट्स के बारे में बताए जाएं, तो मे बी शायद वो उस फियर से ओवरकम या बाहर निकल जाए। बाय वे ऑफ पनिशमेंट, अब फैमिली ने डिसाइड किया, फैमिली मीन्स जो सीगल की फैमिली थी, मीन्स उसके मदर, उसके फादर और उसके जो ब्लड रिलेटिव्स। बाय वे ऑफ पनिशमेंट, अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो पनिशमेंट के थ्रू ही उसे एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ टू लर्न दिस ऑल। हिज फैमिली लेफ्ट हिम अलोन, अब पनिशमेंट था उसका क्योंकि वो सीख नहीं रहा था, इसी वजह से उसकी फैमिली ने क्या किया, एक पनिशमेंट डिसाइड किया उनके लिए, और वो ये था कि उसकी फैमिली उसे अकेला छोड़कर चली जाएगी। ऑन द लेज एंड फ्लू अवे, उसकी पूरी फैमिली उसे लेज पर छोड़ती है और चली जाती है, उड़ जाती है। दे अपब्रेडेड हिम, टॉन्टेड हिम फॉर कवर्ड आइज एंड इवन थ्रीटेंड टू लेट हिम स्टार्व। पूरी फैमिली ने डिसाइड किया कि उसे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाएगा, उसे किसी का भी साथ नहीं दिया जाएगा, कोई भी उसकी हेल्प नहीं करेगा, और सभी ने उसे डरपोक भी कहा, उसे बहुत ज़्यादा परेशान किया कि वो डरपोक है, लाइक उसको टीज़ करने की बहुत कोशिश की, उसको टॉन्ट किया गया और उसको डराया तक भी गया। क्या डराया गया? उसे डराया गया कि उसे कुछ भी खाने को भी नहीं दिया जाएगा, जस्ट बिकॉज कि फैमिली चली जाएगी तो उसको खाने को कहाँ से मिलेगा। जस्ट रीज़न इज़ दैट कि अगर वो कुछ खाना चाहता है तो ही हैज़ टू सर्च इट हिमसेल्फ, वो अपने आप ही उसे ढूंढना पड़ेगा, और उस ढूंढने के लिए उसे उस सी एरिया को क्रॉस करके कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज कि समुद्र में ज़रूरी नहीं है कि वो हर समय उसे खाना अवेलेबल हो पाएगा। ही रिमेन्ड हंग्री फॉर 24 आवर्स, 24 घंटे तक वो भूखा रहा, एंड वॉज अनेबल टू शेड ऑफ हिज फ्राइट ऑफ फ्लाइट, पर तब भी वो अपने उस डर से ओवरकम नहीं कर पा रहा था। 24 घंटे खाना न खाने के बाद भी उस डर से वो निकल नहीं पा रहा था कि वो उड़ना सीख जाए। ही क्राइड बेगिंग हिज मदर टू ब्रिंग हिम सम फूड, क्योंकि हमेशा से उसकी माँ ने ही उसे फीड किया था, खाना लेकर आती अपने चोंच में और उसे फीड करवाती, उसे कुछ ना कुछ खाने के लिए उसकी चोंच में दे देती, तो इसीलिए हमेशा से ही उसे खाना उसकी मदर ही प्रोवाइड करती थी। तो वो वहाँ से अपनी मदर के ही वॉज बेगिंग फॉर द फूड, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर उनसे खाने की डिमांड कर रहा था। शी पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश इन हर बीक, उसकी मदर ने अपनी बीक में एक फ़िश का टुकड़ा जो है वो पकड़ा और फ्लू अक्रॉस हिम एंड स्टूड जस्ट इन फ्रंट ऑफ हिम। अब उसकी मदर ठीक उसके सामने जाकर खड़ी हो गई, और अ पीस ऑफ फिश इन हर बीक वॉज ऑलमोस्ट विद इन द रीच ऑफ द बीक ऑफ द यंग सी गल्फ वॉज मैड विथ हंगर। जैसे ही उस यंग सी गल्फ ने अपनी मदर सी गल्फ के बीक से वो टुकड़ा निकालने की कोशिश की, तो उसकी मदर जो थी उससे दूर जाने लगी। जस्ट लाइक कि आप लोग भी कभी करते हो, एक बाइट आपने हाथ में ले रखा है और अपने बेबी को आप मीन्स आपके जो भाई बहन होंगे छोटे, आप उनको खिलाने की कोशिश करते हो, बट जस्ट फॉर द फन आप क्या करते हो, वो हैंड जो है जिसमें आपने बाइट होल्ड कर रखा है वो आप पीछे कर लेते हो, और आपको ऐसा लगता है कि वो जो आपका छोटा भाई या बहन या कोई भी दूसरा है जिसके साथ आप फ़न कर रहे हो, एक्चुअली वो आपके साथ भी फ़न करेगा, एंड ही विल होल्ड दैट हैंड एंड ईट दैट बाइट ऑफ फूड। तो उसी तरीके से उसकी मदर को भी ऐसा ही फील हुआ कि उसकी बीक में जो फ़िश का पीस है
तो मे बी उसका जो बेबी है, यंग सी गल्फ है एक्चुअली, वो उस खाने के टुकड़े को, एक्चुअली उसके लिए तो वो फ़िश का जो पीस था वो खाना ही था ना, तो उसको देखकर उसके ऊपर झपटेगा, उसको पकड़ने की कोशिश करेगा एंड ही विल ट्राई टू फ्लाई. तो एंड द सेम थिंग हैपेंड एक्चुअली. द यंग सीगल वॉज मैड विथ हंगर. अब जो यंग सीगल था, जो बेबी सीगल था, वो भूख से तड़प रहा था और तुरंत जैसे ही उसकी मदर ने फ़िश का टुकड़ा फेंक दिया तो ही डाइव्ड एट द फिश, और वो फिश के ऊपर झपट पड़ा. द नेक्स्ट मोमेंट ही फाउंड हिमसेल्फ फॉलिंग आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस. और उसी समय, क्योंकि ही वॉज नॉट नोइंग कि वो एक्चुअली क्या कर रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप लोग कोई काम कर लेते हो बट स्टिल आपका माइंड जो होता है वो किसी और चीज़ पर फोकस्ड होता है और आपको ये पता भी नहीं चलता कि आप वो काम कर रहे हो जिससे आप डरते हो. तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन है उस यंग सी गल्फ की, जो वो नेक्स्ट मूवमेंट जैसे ही वो फ्लाई करने लगा, क्योंकि उसका पूरा फोकस किस चीज़ पर था, उस फिश के पीस पर था, उसका पूरा ध्यान उस फिश के पीस पर था. और अचानक वो अपने आप को कैसा पाता है, ही वॉज स्प्रेडिंग हिज विंग्स एंड फ्लैपिंग देम. और ये रीज़न था कि वो अब धीरे धीरे ही वॉज ट्राइंग टू फ्लाई, क्योंकि उसे ये पता ही नहीं था कि वो उड़ सकता है, बट ड्यू टू हिज फियर ही वॉज अनेबल टू डू सो. वो जानता था कि वो मतलब उड़ सकता है, बट स्टिल वो चाहता नहीं था कुछ करना. आइदर वो उस चीज़ को, वो उस डर को ओवरकम नहीं करना चाहता है. ना ही सोर्ड अपवर्ड्स, अब वो ऊपर की तरफ उड़ने लगा. एंड ऑल हिज फियर इज़ गॉन. और अब पहले वो नीचे, ही डाइव्ड इनटू द वाटर कि पीस ऑफ फिश उसको मिल जाए, बट जैसे ही उसे रियलाइज़ हुआ कि ना ही इज़ फ्लाइंग, तब उसका जो डर था एक्चुअली टू फ्लाई अवे, नाउ इट वॉज गॉन. अब वो सारा डर ख़त्म हो चुका था. एंड ही इट वॉज जॉयस मोमेंट फॉर हिज फैमिली ऑल्सो, क्योंकि उसकी फैमिली ने बहुत कोशिश की थी उसे उड़ना सिखाने की, बट इट वॉज द जॉयस मोमेंट. अब क्योंकि एक्चुअली यंग सी गल्फ जो था वो उड़ने लगा था, और दैट वॉज अ प्राउड मोमेंट फॉर द फैमिली. ही फॉरगॉट दैट ही वॉज एवर अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग. अब उसे याद तक भी नहीं था कि कभी उसने उस उड़ने को लेकर अपने अंदर डर को जगह दी थी. इसी वजह से कभी भी हमें लाइफ में किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने से डरना नहीं चाहिए. तो वी हैव टू टेक चैलेंज एंड डू द वर्क वट एवर वी आर हैविंग फियर ऑफ. उस काम को करने से कभी भी डरना नहीं चाहिए जिससे हमें डर लगता है. एक्चुअली जिस चीज़ का डर है उसी चीज़ को ज़रूर करें, एंड यू विल फाइंड कि उसमें आपको जॉय या फन ज़रूर मिलेगा. दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर. नाउ विल स्टार्ट विद द सेकेंड पार्ट ऑफ योर चैप्टर. These are the extracts, and you will be having your book, and then you will be able to recognize ki how we have to write these in your notes. Now the second part is the black aeroplane. This black aeroplane is written by Frederick Wordsworth. This black aeroplane second part है ये. अब ब्लैक एरोप्लेन के जो राइटर हैं वो हैं फेडरिक फॉर्सिथ. फेडरिक फॉर्सिथ उन्होंने ये स्टोरी लिखी है. दिस स्टोरी, द प्रेजेंट स्टोरी, ऑफर्स अ साइकोलॉजिकल इंसाइट इनटू द कैरेक्टर अंडर द स्ट्रेस. इस स्टोरी में एक साइकोलॉजिकल इंसाइट है. साइकोलॉजी, व्हाट डू यू मीन बाय साइकोलॉजी? द माइंड, जो कुछ भी दिमाग से सोचते हैं, जो कुछ भी वो रिएक्ट करता है, हमारी जो थिंकिंग कैरेक्टर्स होते हैं, वो सभी चीज़ें जो हैं वो साइकोलॉजिकल पार्ट कहलाती हैं आपके लाइफ का. द ब्लैक एरोप्लेन, द प्रेजेंट स्टोरी ऑफर्स अ साइकोलॉजिकल इंसाइट इनटू अ कैरेक्टर अंडर द स्ट्रेस. इस स्टोरी में एक
साइकोलॉजिकल या इल्यूजनरी, या कह सकते हैं कि सिर्फ मनगढ़ंत, हिंदी में हम कह सकते हैं उस चीज़ को जो हम सिर्फ सोचते हैं और एज्यूम करते हैं कि हाँ वो हो रहा है, उस टाइप का कुछ इस कैरेक्टर के साथ में हो रहा है. एक्चुअली इट्स एन इंटरेस्टिंग अकाउंट. व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज दिस? ऑफ द नरेटर्स इनकाउंटर विद अ पायलट ऑफ अ ब्लैक एरोप्लेन. अब एक पायलट हैं जो कि एक्चुअली नरेटर मीन्स राइटर एक्चुअली. तो नरेटर जो है उसका मिलना जो है वो एक पायलट से हुआ जो कि ब्लैक एरोप्लेन का पायलट था, और उसी ने ही उसे बचाया. किसे बचाया? आपके राइटर को बचाया. व्हेन ही वॉज इन डिस्ट्रेस, जब वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में पड़ गए थे. इट इज़ अ मिस्ट्री बिल्ट अराउंड द ब्लैक एरोप्लेन एंड इट्स पायलट. ये एक तरीके की मिस्ट्री है, बहुत ही रहस्यमयी घटना है. किसके बीच में? एक ब्लैक एरोप्लेन में और उसके पायलट के बीच में. अ पायलट वॉज फ्लाइंग एन ओल्ड डकोटा एरोप्लेन एट 10 o'clock एट नाइट. एक पायलट जो था वो ओल्ड डकोटा उड़ा रहा था, ओल्ड डकोटा प्लेन उड़ा रहा था 10 बजे रात में. अब एवरीथिंग वॉज शाइनी, स्टार्स वर शाइनी एंड टेरेस ऑफ क्लाउड्स. और कोई भी क्लाउड्स, बादल वगैरह कुछ भी नहीं थे, एंड एवरीथिंग वॉज क्लियर. Plane can be flown over the France and going back to England. That plane was going फ्रांस से लेकर और इंग्लैंड की तरफ वो बढ़ रहा था. The pilot was extremely happy. पायलट जो था वो बहुत ही खुश था. He was lost in the dreams of his holiday and family. Now he was going to spend his holiday with his family in England around 1:30 a.m. सिर्फ 1:30 AM ही हुए थे. पेरिस कंट्रोल रूम, ही कॉल्ड पेरिस कंट्रोल रूम टू इंक्वायर अबाउट द रूट एंड लोकेशन. उसने पेरिस कंट्रोल रूम में कॉल किया और रूट और लोकेशन के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की. द कंट्रोल रूम ने उसे 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ जाने के लिए कहा. दिस वॉज द रूट. एक्चुअली जिस रूट पे उसे जाना था इंग्लैंड की तरफ, अब यहाँ पर उसे रूट बताया गया. पायलट ने मैप को चेक किया, कंपास करेक्शन किया और एंड ही वॉज फ्लोन ओवर टू द इंग्लैंड. नाउ ही वॉज 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स द इंग्लैंड. ही एक्सपेक्टेड टू जॉइन हिज फैमिली फॉर द ब्रेकफास्ट. और उसे ऐसा फील हो रहा था कि जिस स्पीड से, जिस तरीके से वो फ्लाई कर रहा है, तो मे बी ब्रेकफास्ट तक तो वो अपने फैमिली के साथ होगा. व्हेन पेरिस वॉज 150 किलोमीटर्स बिहाइंड. अब पेरिस जो था जहाँ से वो निकला था वहाँ, दैट वॉज 150 किलोमीटर्स बिहाइंड. वो 150 किलोमीटर्स पीछे छूट चुका था. पायलट सॉ द ब्लैक स्ट्रोम क्लाउड्स अप्रोचिंग द प्लेन. और उस पायलट को जो कि ओल्ड डकोटा उड़ा रहा था, उसे ब्लैक स्ट्रोम, काला तूफान दिखाई दिया और बहुत सारे बादल, उस काले तूफान के बादल जो थे बहुत सारे दिखाई देने लगे. ही कुड नॉट फ्लाई ओवर देम. अब वो उसके ऊपर बिल्कुल भी, या एक्चुअली जो क्लाउड्स के अंदर की जो बहुत तेज़ स्ट्रोम होता है उसको फ्लाई करके क्रॉस नहीं कर पा रहा था. ऑल्सो ही डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम साउथ एंड नॉर्थ. और उसके पास इतना फ्यूल भी नहीं था कि वो साउथ या नॉर्थ डायरेक्शन में कहीं भी जा सके. इनिशियली ही थॉट ऑफ गोइंग बैक टू पेरिस. पहले तो उसे ऐसा लगा कि वो पेरिस वापस चला जाए, बट हिज स्ट्रॉन्ग अर्ग टू मीट हिज फैमिली मेम्बर्स लेड हिम स्ट्रेट इनटू द स्ट्रोम. पर उसे ऐसा लगा कि अगर वो वापस जाता है तो फिर से वापस आना, फिर से इंग्लैंड की तरफ जाना विल बी टफ फॉर हिम. इसीलिए उसे ऐसा लगा कि अब उसको फैमिली के साथ मिलना ज़रूरी है, या फैमिली के साथ मिलकर वो जो हॉलीडे उसने प्लान कर रखा था उसके बारे में सोच कर ही उसे ऐसा लग रहा था कि वो स्ट्रोम को पार कर लेगा. ही वॉज हैविंग दैट मच ऑफ करेज टू क्रॉस दिस स्ट्रोम.
इट वॉज एब्सोल्यूटली डार्क, बहुत ही ज़्यादा काले बादल थे। द प्लेन वॉज जंपिंग एंड ट्विस्टिंग इन द एयर। अब प्लेन जो था वो जंप और ट्विस्ट कर रहा था हवा में, मीन्स उसका जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे वो सब ख़राब होने लगे थे, और कंपास भी एक्चुअल पोजीशन या डायरेक्शन शो नहीं कर पा रहा था। उसका जो कॉन्टैक्ट था, ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स हैड स्टॉप्ड वर्किंग। द पायलट लॉस्ट हिज कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड स्टाफ बिकॉज हिज कंपास एंड रेडियो हैज स्टॉप्ड फंक्शनिंग। उसके कंपास भी ख़राब हो चुका था, और जो रेडियो था जिससे उसके सिग्नल्स मिल रहे थे, जिससे वो ग्राउंड स्टाफ से बात कर रहा था, वो सभी चीज़ें ख़राब हो चुकी थी। नाउ सडनली ही सॉ अनदर एरोप्लेन क्वाइट नियर हिम। अब कुछ ही देर में आप क्या देखते हैं कि उसके पास से ही एक और एरोप्लेन जो था वो क्रॉस हो रहा था। दैट मीन्स कि वहीं से ही एक स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, जिसमें कि कोई लाइट्स नहीं थे उसके विंग्स पे, वो एरोप्लेन जो था वो क्रॉस हो रहा था। अब पायलट जो था कौन से एरोप्लेन का? ब्लैक एरोप्लेन का, जिसके विंग्स पे कोई लाइट्स नहीं जल रही थी। आस्क्ड हिम टू फॉलो हिम, और उसे लगा कि उस पायलट ने उसे इशारा किया था कि उसके पीछे पीछे आए। द पायलट फ्लू इन द क्लाउड्स फॉर हाफ एन आवर। अब जो पायलट था वो आधे घंटे तक क्लाउड्स के अंदर फ्लाई करता रहा। ही हैड ओनली फ्यूल टू लेफ्ट टू फ्लाई अनदर 15 मिनट्स। तो सिर्फ उसके पास फ्यूल कितना रह गया था? सिर्फ 15 मिनट का, उससे ज़्यादा वो बिल्कुल भी फ्लाई नहीं कर सकता था। अब पायलट को डर भी बहुत लग रहा था, बट तभी उसने देखा कि द ब्लैक एरोप्लेन डिसेंडेड एंड द पायलट फॉलोड हिम। और तभी उसने ये देखा कि ब्लैक एरोप्लेन जो था वो नीचे की तरफ जाने लगा, मतलब वो रनवे की तरफ जाने लगा, और पायलट ने भी उसको फॉलो किया। फाइनली ब्लैक एरोप्लेन ने गाइडेड हिम टू एन एयरपोर्ट फॉर लैंडिंग and the pilot was thrilled to see the runway, but when he turned his head to thank the pilot of the black aeroplane, he couldn't see him anywhere. अब यहाँ पर पायलट कह रहा है किसका? ओल्ड डकोटा का, कि ब्लैक एरोप्लेन ने उसे गाइड तो किया कि वो लैंड करे, रनवे दिखाई देने लगा था क्योंकि, और जैसे ही रनवे पर उतरकर ओल्ड डकोटा के पायलट ने जब ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को थैंक करने की कोशिश की, बट कहीं भी ना ब्लैक एरोप्लेन था और ना ही उसका कोई पायलट था। आफ्टर लैंडिंग द पायलट इमीडिएटली रश टू द कंट्रोल सेंटर एंड इंक्वायर्ड अबाउट द ब्लैक एरोप्लेन विच गाइडेड हिम ऑल द वे टू द एयरपोर्ट। अब जैसे ही उसने लैंड किया और तुरंत वो जब नीचे उतरा एंड ही रश टूवर्ड्स द कंट्रोल सेंटर कंट्रोल रूम में जब वो पहुंचा और उस ब्लैक एरोप्लेन के बारे में पूछा गया जो वहाँ के स्टाफ से, तो जो वुमन ड्यूटी पर थी कंट्रोल सेंटर में, उन्होंने बताया कि आपके एरोप्लेन से पहले कोई भी दूसरा एरोप्लेन जो था उस रडार पर दिखाई भी नहीं दिया। मतलब जो ओल्ड डकोटा था उससे पहले कोई भी दूसरा ब्लैक एरोप्लेन रडार पर दिखाई नहीं दिया। द पायलट वॉज सरप्राइज टू हियर ऑल दिस and kept on wondering who had helped him to arrive and land safely without a compass or a radio, without any more fuel left in his tank. He kept thinking about the strange black aeroplane and its mysterious pilot. Now, अब इसी तरीके से उन्होंने क्या सोचा, वो जो ओल्ड डकोटा के पायलट थे उन्होंने आज तक कभी इस तरीके का इंसिडेंट नहीं देखा था और ना ही कभी सुना था किसी से कि किसी दूसरे एरोप्लेन ने इस तरीके की मदद की हो बिना कंपास के। रेडियो भी नहीं चल रहा था उनका, फ्यूल भी टैंक में ख़त्म हो चुका था लगभग, और अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन आया कहाँ से, वो जो मिस्टीरियस पायलट था वो एक्चुअली कहाँ का था, वो कौन था जो उनकी हेल्प करने के लिए उनके पास आया। एक्चुअली मे बी जब हम किसी मुसीबत में होते हैं या हम कहें कि जब हम किसी परेशानी में होते हैं तो हमारी ही जो इच्छा शक्ति होती है या फिर कह सकते हैं कि गॉड में भी किसी न किसी तरीके से हम सबकी हेल्प करने के लिए ज़रूर आ जाया करते हैं। तो मे बी ये सारी इंसिडेंट्स या मिस्ट्री उसी को रिलेट करती हुई होती होगी।
या यूँ कहें कि हम अपने आप की हेल्प खुद भी कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज कि हम इंट्यूशनली एक दूसरे को सपोर्ट कर देते हैं. थैंक यू अबाउट द चैप्टर.